आज हम लोग करने लगे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका कि नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है। और इस चैप्टर के लिए जैसे कि मुझे लगा था कि पहले चैप्टर जब मैंने पढ़ा उसके बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक चीज़ की कमी जो हमें लग रही थी हमारे लेक्चर में वो थी वीडियो नोट्स या फिर कुछ स्लाइड्स की। तो आज मैंने कोशिश किया कि मैं आपके लिए अपना सेल्फ मेड एक PDF लेके आया हूँ जिसमें मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स को इंक्लूड किया है ताकि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे पाऊँ। आशा करूँगा कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपको समझ आए और जहाँ भी कुछ डाउट रहता है, जहाँ भी कोई मेरे से कमी रह जाती है, कृपया करके आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखें। चाहे आप वीडियो को लाइक ना करें, चाहे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ना करें, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट हमेशा पूछिए। क्यों? क्योंकि उससे भी मेरे को एक फीडबैक मिलता है कि मेरे को किन किन टॉपिक्स पे कवर करना चाहिए और आपके आंसर्स को मैं कमेंट में कर सकता हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम इस चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये एक ऐसा और एक कह सकते हैं इकलौता ऐसा चैप्टर है पूरे 11th केमिस्ट्री में जिसमें हम इलेक्ट्रॉन या फिर सॉरी इसमें हम एटम के अंदर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करेंगे। जब हमने पढ़ा था कि सर जॉन डल्टन ने ये कह दिया था कि कोई भी एटम जो है वो अनडिविजिबल नहीं है, मतलब एटम को फर्दर मोड नहीं तोड़ सकते हैं। उसके बाद से ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की कुछ साल बाद डिस्कवरी होती है और उनका वो पोस्टुलेट गलत साबित हो जाता है। उसके बाद बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, मॉडल्स आते हैं, इन सब को हमने 9th में डिस्कस किया था। आज उसी का ही रिकैप है कि हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को थोड़ा लगभग वैसा ही पढ़ेंगे, बस कुछ चीज़ें जो अलग हैं उनको और जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो मॉडल आ जाता है वो है थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, जो कि 1898 में थॉमसन ने दिया था। थॉमसन ने कहा था कि जो एटम है वो स्फेरिकल शेप का है, मतलब वो एक स्फीयर की शेप का है। होल एटम जो है वो कंसिस्ट करता है पॉजिटिव चार्ज से। ये जो रेड पार्ट में है वो पूरा एक पॉजिटिव चार्ज है और उसके अंदर कुछ अमाउंट में नेगेटिव चार्ज है। उसके अंदर कुछ अमाउंट में एक क्या बोलते हैं अपना नेगेटिव चार्ज है, ऐसे लाइक अ वाटरमेलन। इसलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है या फिर क्रिसमस पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। जिस तरह वाटरमेलन में रेड पार्ट होता है जो कि ये दर्शाता है कि आपका पॉजिटिव चार्ज है, और वहीं ब्लैक कलर के उसके सीड्स यहाँ पे दर्शाते हैं कि वो एक नेगेटिव चार्ज है। यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ बताई थी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है और एटम का मास एक यूनिफॉर्म वे में डिस्ट्रीब्यूट है। इनमें से खाली ये दो चीज़ें थॉमसन की अभी तक यूज़ होती हैं कि स्फेरिकल शेप ऑफ एटम और नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज इक्वल होता है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब गलत साबित हो गई थी अगले ही मॉडल में, जो कि अगला मॉडल है रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड के मॉडल को हम मॉडल ऑफ प्लानिटरी मोशन भी कहते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स भी इसी मोशन की तरह ही रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो गोल्ड फॉइल के ऊपर छोड़े गए थे। अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं? He2+ के He। अब हीलियम में आपको पता है कि उसके अंदर यहाँ पे खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2+ मतलब कि उसने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब कि फ्री है, कुछ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो ही नहीं रही। तो इनको बोलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल, जो कि हाईली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और इनको कहाँ पे फेंका गया? गोल्ड फॉइल के ऊपर। गोल्ड फॉइल ही क्यों ली? क्योंकि गोल्ड फॉइल बहुत ही ज़्यादा मालिएबल होती, बहुत ही ज़्यादा हम उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने गोल्ड फॉइल लिया। ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या आती हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल ना पास कर जाते हैं आपकी फॉइल से। आशा ये थी कि पास ना करें, उन्होंने रदरफोर्ड ने ये सोचा था कि पास नहीं करेंगे, लेकिन मोस्टली अल्फ़ा पार्टिकल पास कर गए। ये बताता है कि एटम के अंदर जो स्पेस है वो एम्प्टी है, मतलब कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अब बहुत ही छोटे से अमाउंट में क्या बोलते हैं डिफ्लेक्ट हो गए किसी सर्टेन एंगल से, एंड बहुत ही लाखों में कुछ जो थे वो डिफ्लेक्ट बैक हो गए अपने ही सेम पाथ में। अब इससे थॉमसन को रिजल्ट क्या मिलता है उस चीज़ को देखते हैं। इन 1910 रदरफोर्ड ने देखा कि आपके जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो फॉइल से पास किए जा रहे हैं, बार बार वो फॉइल से जाते जा रहे हैं। मतलब कि ये क्या दिखाता है कि एटम की स्पेस जो है वो एम्प्टी है। एटम एक बहुत ही स्मॉल साइज पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करता है जो कि उसके न्यूक्लियस में है। क्यों? क्योंकि देखो अल्फ़ा पार्टिकल भी ना पॉजिटिव चार्ज थे, अगर पॉजिटिव होगा तो वो रिपेल करना चाहिए। इसलिए उनको आशा ये थी कि मोस्टली जो है ना जब भी इससे टकराएगा तो वापस आएंगे, लेकिन
1 इन अ मिलियन वापस आ रहा था। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज बहुत 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 ही छोटी जगह पे कंसंट्रेटेड है, जिधर क्या बोलते हैं आपका एटम का पूरा मास है, उस जगह को कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जिधर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों कंबाइन होते हैं, ठीक है, और बाकी सारा स्पेस जो है वो एम्प्टी है। और कुछ कुछ जगह पे कोई चीज़ रिवॉल्व करती है जो कि उसको एक सर्टेन एंगल पे छोड़ रही है, जिनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ से हमको पता चलता है कि ये जो एटम का स्ट्रक्चर है ये असली में कैसे हमको डिफाइन कर पाए, कौन, आपके रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के लेकर इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि रदरफोर्ड जी थॉमसन के मॉडल को प्रूफ करना चाहते थे, ना कि उसको डिसअप्रूव करना चाहते थे। लेकिन अनहोनी में उन्होंने इस मॉडल को गलत प्रूफ कर दिया। एंड एक फन फैक्ट ये है कि वो फिर उसके बाद थॉमसन की कब्र पे, उनके जिधर फ्यूनरल हुआ था उधर गए एंड उधर जाके उन्होंने एक फ्लावर रखा एंड माफ़ी मांगी थॉमसन से कि मैंने आपके मॉडल को गलत कर दिया। ये तो खाली आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज देने की बात थी, ये बुक में नहीं लिखा है, लेकिन थोड़ा बहुत इंटरेस्ट चैप्टर में बनता रहे इसलिए ये बातें भी ज़रूरी हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक सर्टेन डिस्टेंस पे कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं आपके न्यूक्लियस के अराउंड, एक ऑर्बिट की फॉर्म में घूमते रहते हैं। ये आपका अगर मान ले न्यूक्लियस है तो इसकी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। अब इसकी लिमिटेशन ये थी कि अच्छा हाँ, इसको प्लैनेटरी मोशन इसलिए कहा जैसे कि सन जो है, सन एक सोर्स ऑफ एनर्जी पूरा बीच में, पूरे सोलर सिस्टम का जो मास है वो सारा सन में कंसनट्रेटेड है, उसके आसपास जो घूमते हैं वो एज अ इलेक्ट्रॉन की तरह प्लैनेट्स काम करते हैं, इसलिए इसको प्लैनेटरी मोशन कहा गया। अब लिमिटेशन ये थी कि रदरफोर्ड के मॉडल में क्या लिमिटेशन थी कि भाई दिस विल कॉज, देखो क्योंकि जब भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन तो घूम रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, कॉन्स्टेंटली घूम रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना एमिट करेंगे, फिर रेडिएट करेंगे कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसके कारण उनकी एनर्जी कम से कम होती जाएगी और वो क्लोज आते जाएंगे न्यूक्लियस के, घूमते 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 उनकी एनर्जी कम होती गई और वो न्यूक्लियस के क्लोज आते जाएंगे, जिस कारण से लास्ट स्पाइरल जब लास्ट बार वो चक्कर लगा रहे होंगे वो घूम के सीधा इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, जिसके कारण दुनिया तो स्टेबल हो ही नहीं सकती, इसलिए ये मॉडल यहाँ पे गलत हो जाता है। अब इसके बाद जो अगला मॉडल आता है ना वो है नील बोर का मॉडल। लेकिन नील बोर के मॉडल को समझने से पहले हमको बहुत सी टर्म्स को समझना होगा जो कि नील बोर ने यूज़ की थी। अक्सर एनसीईआरटी के सीक्वेंस जो है इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। एनसीईआरटी क्वांटम नंबर को लास्ट में बताता है, लेकिन ये शायद से हमको पहले पढ़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम जब क्वांटम नंबर को पहले डिस्कस कर लेते हैं ना तो हमको समझ आ जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे, उनको पहले अगर डिस्कस कर लेते हैं तो हम लास्ट में डिस्कवरीज और नील बोर के मॉडल को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए क्वांटम नंबर क्या होते हैं। क्वांटम नंबर एक सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जिसमें हमको क्या बोलते हैं एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चलता है, ठीक है। जैसे कि हम देख लीजिए किसी का एड्रेस बताना है तो कैसे बताएगा, वो ऐसे बताएगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी में रहता हूँ, मेरा ब्लॉक ये है, मान लीजिए वो डिस्ट्रिक्ट राजौरी के थन्ना मंडी या फिर कालाकोट वाली साइड है, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। तो देखिए उसने बोल दिया कि मेरा डिस्ट्रिक्ट राजौरी है, मैं थन्ना मंडी वाली साइड रहता हूँ, उधर इस वाले वार्ड में या फिर इस वाली पंचायत समिति में रहता हूँ। तो ये क्या बताता है, 3 स्टेप कम्युनिकेशन बताता है कि भाई पहला स्टेप ये, फिर दूसरा ये, तीसरा ये। वैसे ही यहाँ पे 4 स्टेप में बात होती है। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर आपका स्पिन क्वांटम नंबर और लास्ट में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये शायद ऊपर नीचे भी हो सकता है लास्ट के 2 में, ठीक है, वो हम देखते हैं आगे। तो मतलब कि सबसे पहले हमने बात करनी है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है कि इसमें ना हम शेल को डिफाइन करते हैं, शेल नंबर को, KLMN। ये हमने बचपन में ही पढ़ा है, बचपन इन द सेंस की क्लास 9th में भी पढ़ा है कि KLMN करके शेल होती हैं। एंड शेल्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2n का स्क्वायर, वेयर n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ शेल, कि कौन सी नंबर की शेल है। अगर पहली शेल है तो n की वैल्यू 1 होगी और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि होते हैं K शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं। वही दूसरी शेल में आपके पास 8 होंगे, तीसरी में 18 और चौथी में 32। ऐसे करते करते शेल्स की संख्या में आपके इलेक्ट्रॉन की भी संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे सेल बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग भी ज़्यादा होती जाती है। अब इसके बाद हम आगे आते हैं तो आगे आ जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम L से डिनोट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो आपके सबशेल्स को बताता है कि एक शेल के अंदर कितने सबशेल होने चाहिए। आप वहीं यहाँ पे देखिए कि पहली शेल में जो है वो एक ही सबशेल होगा, K शेल में एक ही सबशेल होगा, और आपका जो L है, L में आपके पास 2 सबशेल होंगे एंड वहीं एक सबशेल बढ़ता जाएगा तो M में 3 हो जाएंगे। अब सबशेल्स का
निकालने का एक फॉर्म होता है, मतलब एक तरीका होता है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबशेल निकालने के लिए आपके पास जो है तो सबशेल निकालने का आपके पास ये फार्मूला होता है कि जो भी शेल होती है, जो भी n नंबर है, वही आपका सबशेल हो जाता है। मान लीजिए आपका शेल जो है वो नंबर 2 वाली है, नंबर 2 KL, तो उसमें कितने सबशेल होते हैं? 2 3 इसके KLM जो है वो तीसरे नंबर पे आती है, तो उसमें 3 सबशेल होंगे। ऐसे ही KLMN हो गया तो उसमें 4 सबशेल होंगे, ठीक है। अब सबशेल्स कौन कौन से होते हैं उनको भी अगर देख लें तो SPDF, ये आपके अलग अलग फॉर्म ऑफ सबशेल्स होते हैं। पहले वाले शेल में खाली S होगा, S सबशेल, ठीक है। जब आपके पास 2 सबशेल होंगी तो SP दोनों होते हैं, ठीक है। इसको हम आगे और अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ तक बात समझ नहीं आ रही है तो कीप पेशेंट, मतलब पेशेंस रखें अपने अंदर। अभी हम जब आगे इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हम मैग्नेटिक नंबर की बात करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है आपके सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है कि कितने ऑर्बिटल्स होने चाहिए। जैसे इधर 1 होता है, इधर 3 होता है, ये ऑड नंबर में चलता है 1 3 5। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2l+1। l क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो भी एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा उसमें एक और ऐड कर देंगे तो आपका क्या बोलते हैं, शेल बन जाएगा, तो सॉरी ऑर्बिटल बन जाएगा, ठीक है। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर L निकालने का फॉर्मूला क्या था? L निकालने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, जिसमें खाली S सबशेल जाएगा वो उसका L = 0 होगा। मतलब कि K शेल का L 0 होता है क्योंकि उसमें S होता है। जिसमें P भी जाएगा वो उसका 1 होगा, ऐसे होगा, ऐसे याद रखो 0 1, ऐसे याद रखो 0 1 2 3 SPDF, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। S सबशेल में एक ऑर्बिटल, क्योंकि 2l+1 तो 0 तो 1 बचेगा, ठीक है। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेनली, अब मैं आपको इसके थ्रू समझाता हूँ कि कैसे होगा, ठीक है। अच्छा था, शोर मचाते हैं ये बाइक वाले, ठीक है। पहली शेल आ जाती है आपकी K। तो K शेल में क्या है आपके पास? पहली शेल, उसमें एक ही सबशेल होगा जो कि S का होगा, वो उसमें एक ही ऑर्बिटल होगा। अब इसको कमरों और मैं जिस एग्जांपल से समझाऊंगा उससे समझते हैं। मान लीजिए आपने एक होटल लिया रेंट के लिए। एक होटल के ऊपर क्या बोलते हैं, फ्लोर्स होते हैं, फ्लोर्स में कमरे होते हैं एंड कमरे में बेड होते हैं, ठीक है। वही काम करता है ये। आपने एक होटल है, जो शेल है वो एक ग्राउंड, मतलब वो एक फ्लोर की तरह काम करते हैं कि ये इस होटल की फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर पे एक ही कमरा है। एक कमरे में कितने लोग सो सकते हैं? 2 बंदे सो सकते हैं, ठीक है। वहीं जब हम एक फ्लोर से ऊपर जाते हैं, K से लेकर L फ्लोर में जाते हैं, L फ्लोर में 2 कमरे आ जाते हैं, मतलब कि 2 सबशेल, एक S का भी और P का भी। अब S में 2 बंदे सो सकते थे, लेकिन P में कितने बंदे सो सकते हैं? 6 बंदे सो सकते हैं, मतलब कि बेड की कैपेसिटी ज़्यादा है, ये समझ लो। तो इससे ये पता चलता है कि आपका क्या बोलते हैं, जैसे जैसे सबशेल्स बढ़ती है ना, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मैं बंदों की बात कर रहा हूँ तो वो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। इधर हम इलेक्ट्रॉन 8 फील कर सकते हैं, 6 इधर सोएंगे, 2 इधर सोएंगे इन द सेंस कि 2 इधर होंगे, 2 इधर होंगे, है ना। तो 6 उस साइड होंगे, 2 साइड, है ना। मतलब कि सेकेंड फ्लोर पे 8 बंदे रह सकते हैं। अब तीसरे फ्लोर की बात करते हैं। तीसरे फ्लोर में आपको पता है KLM, M वाला फ्लोर है। M वाले फ्लोर में 3 कमरे हैं। अब इसमें 3 कमरे हैं, ठीक है, 1 2 3 कमरे हैं। अब पहले वाले में जो है खाली S होगा, इसमें S और P दोनों होंगे, और इसमें क्या होगा, SPD, तीनों होंगे, है ना। ऐसे बढ़ रहे, पहले S था, फिर P भी आ गया, फिर D भी आ गया। अब ऊपर इधर 1 कमरे थे तो इधर खाली 2 बंदे सो सकते थे, इधर 1 कमरा था। अब पहले वाले में तो 2 बंदों की कैपेसिटी थी, दूसरे में 6 बंदों की कैपेसिटी थी। D ऑर्बिटल में आपके 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि है ना 3 बॉक्स होते हैं। वहीं आगे वाले में तो आपके पास कैपेसिटी बंदों की ज़्यादा होगी, इसलिए आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉन जो हो गए 18 होंगे, 2 इधर से 6 इधर से, है ना। इस कमरे में 2 सो रहे हैं, इस कमरे में 6 सो रहे हैं, इस कमरे में 10 सो रहे हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि तीसरे फ्लोर में कितने बंदे सोते हैं? 18, समझे। अगर ये चीज़ नहीं समझ आती तो हम इसको बाद में भी डिस्कस कर लेंगे और अच्छे से, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप इसके डाउट डाल सकते हैं, फिर मैं इसको अलग से और समझा दूंगा क्वांटम नंबर का एक अलग वीडियो बना के, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फिल कैसे करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s1 ऐसे करके फिलिंग होती है, ठीक है।
1 जो होता है सबसे छोटा होता है, 2s2, फिर ऐसे करके फिलिंग चलती रहती है, ठीक है। अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लगेंगे। 1s की एनर्जी कम होगी 2s से, 2s की एनर्जी ज़्यादा होगी और 2p की उनसे ज़्यादा होगी, ऐसे करके एनर्जी के फॉर्म में लगते रहेंगे, ठीक है। मैं तो ये बोलूँगा कि आप पहले इतने 10 तक तो याद रख लें, 1s2, 2s2, 2p6, उनमें ऊपर नीचे होना चाहिए बस, है ना। हुंड रूल क्या होता है? हुंड रूल ये कहता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या बोलते हैं फिल किया जाएगा। मतलब मान लीजिए आपके पास क्या बोलते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी हाँ आपके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हर एक डब्बे में आपके एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे। मान लीजिए आपके पास p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में हमको पता है 3 डब्बे होते हैं, है ना। p ऑर्बिटल के पास 3 बेड हैं डबल वाले, तो मान लीजिए आपके पास 3 ही बंदे हैं, तो हर एक बेड में एक एक बंदा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इधर 2 आगे इधर 2 आगे एक बेड खाली रह गया, ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है कि जैसे आपके पास ये आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 1s2, 2s2, 2p3 है ना, 2p3, 1s2, 2 बंदे इधर आ गए, 2s2 मतलब क्योंकि s के पास एक बेड है जिसमें 2 बंदे आ सकते हैं, इधर 3 बेड हैं, तो मतलब कि इधर ना एक एक करके बंदे ऐसे आ सकते हैं ना। और याद रखना इसमें अभी ये तो मैंने एरो यहाँ पे गलत लगाया, इसका एरो ऐसे आएंगे, फुल वाले एरो नहीं आएंगे, ये मैंने थोड़े एरो गलत लगा दिए थे, ठीक है। याद रखना हाफ एरो आएंगे, फुल नहीं आएंगे। अब इसके बाद क्या आ जाता है कि हाफ फिल और फुली फिल्ड। हाफ फिल्ड जो हैं वो स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉट फिल्ड। इस वाले फ्लोरीन से ज़्यादा स्टेबल कौन है? आपका नाइट्रोजन है। और ऑब्वियसली फ्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके फुल्ली फिल्ड होने में उसको टाइम है, वो हाफ फिल भी नहीं है ना ही फुल्ली फिल्ड है, लेकिन हाफ फिल इलेक्ट्रॉन बहुत, इसलिए आपने देखा था कि जब हम प्रोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, स्कैन, क्रोमीनियम और भी बहुत सारे जो हैं वो एक्सेप्शन शो कर रहे थे। क्यों? वो ऐसे थे, लेकिन वो ऐसे था, मतलब कि 4s1 और 3d5 ऐसे करके शो कर रहे थे, और 4s1 और 3d10। क्यों? क्योंकि उनको हाफ फिल हो रहे थे, इधर हाफ फिल होने के कारण स्टेबिलिटी आई थी और इसमें हाफ फिल के कारण, ठीक है। हाफ फिल आर मोर स्टेबल देन नॉन हाफ फिल। इधर भले ही 3 है, आप बोलो 4 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, नहीं। चलिए अब हर एक ऑर्बिटल की शेप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एस ऑर्बिटल जो होता है वो स्पेरिकल शेप का होता है, पी ऑर्बिटल जो है वो डम्बल शेप का होता है, एंड पी में भी क्या है, पी में आपको पता है कि एक्स वाई जेड ये 3 टाइप के वो होती हैं, ठीक है। पी ऑर्बिटल में 3 टाइप के वो होते हैं, मतलब आपको पता है ना 3 एक्सिस होती हैं, एक्स वाई जेड, तो पी ऑर्बिटल में वैसी है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी एक्स में क्या होगा कि एक्स की तरफ में ऐसे डम्बल फॉर्म बनेगी, वाई में क्या होगा, वाई में बनेगी, जेड में क्या होगा, जेड में बनेगी। तो इसकी 3 ईजी शेप हैं। अब यही उसके 3 कमरे बताते हैं। पहला बेड जो है वो पी एक्स बेड है, दूसरा बेड पी वाई बेड है, और तीसरा बेड पी जेड, मतलब इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, समझे। तभी इधर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं पी में। वहीं डी ऑर्बिटल में क्या होता है कि भाई इसके कमरे ज़्यादा होते हैं, मैंने कुछ ही बनाए हैं क्योंकि डबल डम्बल होते हैं। डबल डम्बल मतलब कि ऐसे और ऐसे 2 बनेंगे एक साथ, ठीक है, ये देखो, ठीक है। अब हम वेव्स की बात करते हैं। यहाँ तक हमारे क्वांटम नंबर्स की बात खत्म हो जाती है और उनकी शेप्स भी खत्म हो जाती हैं। और भी शेप्स होती हैं वो आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट यही शेप थी, मेनली इंपॉर्टेंट शेप होती है आपके एस ऑर्बिटल की एंड देन पी ऑर्बिटल्स की, ठीक है। डी ऑर्बिटल को इतना कोई देखता नहीं है आपके 11th लेवल में, ठीक है। अब वेव्स की बात करते हैं। वेव्स क्या होते हैं? वेव्स एक फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं एनर्जी का, जो कि एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ जाती हैं। देखो, अगर मैंने यहाँ पे एक वेव बनाई, ये एनर्जी ऐसे करके ऐसे जा रही है, मतलब कि यहाँ पे एनर्जी हाई पहुँची, यहाँ पे एनर्जी सबसे ज़्यादा लो है, इधर लो है, इधर सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी है ना। ऐसे ऐसे करके एनर्जी मूव करती है। हमने पढ़ा है कि भाई साउंड जो है वो वेव्स की फॉर्म में घूमता है। मतलब कैसे कि भाई यहाँ पे पार्टिकल है, ये अगले वाले पार्टिकल को धक्का मारेगा, ये अगले वाले को ऐसे ऐसे करते 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 ये किसके, हमारे कानों में इन्फॉर्मेशन चली जाती है। ऐसे वेव्स की फॉर्म में है ना साउंड ट्रैवल करती है। फिर मीडियम चाहिए होता है साउंड को ट्रैवल करने के लिए। ये चीज़ें हमने देखी। वेव्स के बारे में अगर हम और चीज़ें जानें तो वेव्स में ना एम्पलीट्यूड नाम का सबसे पहली चीज़ आ जाती है।
एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है जीरो लाइन से, कितनी ऊपर गई है, इस चीज़ को एम्पलीट्यूड कहते हैं। जैसे देखो ये इतना ऊपर उठा, तो अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर ऊपर गया तो ये इतनी इसकी एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ठीक है, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। टाइम पीरियड कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। मान लो उसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट की, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कितनी नंबर ऑफ वेव्स, ये देखो ये मान लो 1 सेकंड में इतनी वेव्स की, 1 2 3 4, कितनी वेव्स 1 सेकंड के अंदर अंदर जा रही हैं, उनको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या क्या फॉर्म, फ्रीक्वेंसी को ना म्यू से डोनेट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू क्या 1/t, मतलब 1/t मतलब कि कह सकते हैं कि वेव्स अपॉन में टाइम। इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्स होती है फ्रीक्वेंसी की, है ना। इतने हर्ट्स फ्रीक्वेंसी सुनी गई, ऐसा बोलते हैं ना। अब वेव लेंथ क्या होती है, वेव लेंथ को क्या बोलते हैं कि लेंथ ऑफ अ वेव, वेव की कितनी लेंथ है, चाहे आप 2 क्रस्ट की बात करो या फिर 2 ट्रफ्स की, आप ऊपर से भी लेंथ नाप सकते हो, इनकी भी लेंथ नाप सकते हो, ये जो ये है इसका और इसके बीच की लेंथ नाप सकते हो, और इसके बीच की दोनों भी लेंथ नाप सकते हो, वो सेम ही आएगी, दोनों ही वेव लेंथ कहलाई जाएंगी, ठीक है। वेवलेंथ जो है उसके बारे में हम और भी ज़्यादा पढ़ेंगे। अब देखो वेवलेंथ को हम ना लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो न्यू निकालने का जो फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी निकालने का एक और फार्मूला होता है, न्यू इज इक्वल टू hc/λ, ठीक है। h स्टैंड फॉर हाइजेनबर्ग अनसर्टेन, सॉरी ये एक कांस्टेंट है, और ये आपका c जो है स्पीड ऑफ लाइट है, और लैम्डा क्या हो जाएगा आपका वेवलेंथ। इसके बारे में अभी हम फिर फॉर्मूला आगे डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है ईएम वेव्स के बारे में, ठीक है। ईएम वेव्स में ये डिस्कशन है इसकी। ईएम वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं कि एक तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड घूमती है, और एक तरफ आपकी कौन घूमती है, एक तरफ आपकी घूमती है मैग्नेटिक फील्ड। दोनों एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना के चलते हैं एक दूसरे से 90 डिग्री का। अब देखो इनकी ऑसिलेशन एक साथ इसलिए होती है क्योंकि ये क्या बोलते हैं, अगर कहीं भी इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना, उधर मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये हमको पता है, ठीक है। अब ये जो है किसी मीडियम के अलावा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव जो है वो ट्रैवल कर सकती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं, ठीक है। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का सेम रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, ठीक है। लेकिन एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है, ये बहुत ही याद रखने वाली चीज़ है कि एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ईएम वेव्स में एक ही चीज़ डिफरेंट होती है, वो है एम्पलीट्यूड। ये कभी कभी इसकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी, इसकी हाइट कम हो जाएगी, लेकिन बनाएंगे 90 डिग्री, समझे। तो ये फार्मूला होता है v न्यू इज इक्वल टू hc/λ, या फिर न्यू इज इक्वल टू c/λ, ठीक है। अगर ऐसे है न्यू इज इक्वल टू c/λ, ये याद रख लो अभी के लिए, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की क्या बोलते हैं, लिमिटेशन क्या है। इसकी लिमिटेशन ये है कि ये नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी इसको डिस्क्राइब नहीं करता है। ये क्या बोलते हैं, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, जब भी रेडिएशन होती है ऐसा क्यों होता है उसको नहीं डिस्क्राइब करता है। और ये क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी जो है उसको नहीं बताता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को याद रखना है क्योंकि कभी कभी ये पूछ लेते हैं, ठीक है। जो अंडरलाइन किए हैं वही चीज़ पढ़नी है। फिर इसके बाद आ जाता है पार्टिकल नेचर, जिसमें हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को देखना है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो थी साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक्स ने दी थी 1900 के टाइम पे, जिसको कि आइंस्टाइन ने 1905 में जाके मॉडिफाई किया। अब इसमें उसने कुछ पॉस्टुलेट दिए थे जिनको हम देखेंगे। उसने ये बोला था कि रेडिएंट एनर्जी जो है वो एमिट होती है कॉन्टीन्यूस या फिर डिसकॉन्टीन्यूस फॉर्म में, मतलब कि उसने ऐसे बोला था कि एनर्जी जो है ना वो पैकेट्स की फॉर्म में रिलीज़ होती है, और जो ये पैकेट्स होते हैं इनको, एक पैकेट को हम एक फोंटा बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, पैकेट की फॉर्म में रिलीज़ होती है, एंड एक पैकेट को क्वांटा बोलते हैं, और जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको फोटोन बोलते हैं, ठीक है, समझे। ये क्वांटम है जो कि रिलीज़ हो रहा है पैकेट की फॉर्म में, और इस एनर्जी को बोलते हैं फोटोन की एनर्जी, ठीक है, जो पार्टिकल है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो इसके क्वांटम जो है वो क्वांटम एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी किसके, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V मतलब कि आपका न्यू के बराबर, फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, ठीक है। अब प्लैंक कांस्टेंट जिसको हमें E इज इक्वल टू hc बोल रहा था ना, E इज इक्वल टू hc/λ, सॉरी हाँ V इज इक्वल टू नहीं होता, सॉरी E इज इक्वल टू hc/λ, जो मैं आपको पहले फॉर्मूला बताया था, वो क्या बताता है, वो बताता है आपका रिलेशन किसका,
सी बाय लैम्डा क्या होता है, वी, है ना। तो रुको मैं इसको और अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू मतलब कि फ्रीक्वेंसी। हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी को निकालने का तरीका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, है ना। तो मतलब कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सी बाय लैम्डा, तो ऐसे बन जाएगा E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। आई एम सॉरी मैं पहले गलत फार्मूला बोल रहा था। अब H क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग्स, या फिर मेनली जो इसको हम लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं 6.26 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स, ठीक है। अब एक और फार्मूला होता है जब हम क्या बोलते हैं होल नंबर की फॉर्म में अगर हम देखें तो ये वाला फार्मूला होता है जिसमें n जो है वो इंटीजर होता है, और ये क्या बोलते हैं होल नंबर की फॉर्म में इसको देखते हैं। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है कि भाई जो रेडिएशन जो कि रिलीज़ की जाती है, मान लीजिए हम आपके एक आयरन रॉड को हीट कर रहे हैं, आयरन रॉड को फर्नेस में हीट करने से क्या है कि वो पहले तो बहुत ज़्यादा हीट होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, जिसके कारण वो रेड होता है, रेड होते होते आस्ता आस्ता क्या बोलते हैं वो वाइट होता है, एंड लास्ट में जाते जाते ब्लू हो जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं टेम्परेचर हाई हो जाता है ना। देखा होगा आपने, हमने फ्लेम हमने कैंडल को देखा है, कैंडल जो है ना, कैंडल के अलग अलग कलर्स होते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला बिल्कुल डार्क कलर होता है ना वो ब्लू कलर होता है, ठीक है। मतलब उसमें वो बताता है कि बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर है उधर, है ना। चाहे कैंडल की आप बाहर वाले सरफेस में हाथ रखो कुछ नहीं होगा, लेकिन अंदर बिल्कुल लास्ट वाले सरफेस में डालोगे ना बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि रेड कलर हैज़ हायर वेवलेंथ, लेकिन ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है, तो ये क्या बताता है कि हम हाई वेवलेंथ से लो वेवलेंथ की तरफ जाते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, समझे। बाकी इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन में और कोई काम की बात नहीं है, बाकी आप जो भी अंडरलाइन की हुई चीज़ें आप उसको देख सकते हैं। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही बताता है कि मान लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है कि ऐसी एनर्जी देना एक क्या बोलते हैं मेटल को, जिससे वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दे, उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। मतलब कि जब क्या बोलते हैं हम लाइट की एनर्जी देंगे किसको, किसी भी मेटल को, ताकि वो अपने इजेक्शन कर सके इलेक्ट्रॉन का, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। हाँ जी, तो अभी हम देखने वाले हैं डी ब्रॉगली कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल बिहेवियर। डुअल बिहेवियर के बारे में हम बात करेंगे। इन्होंने क्या बोला था कि भैया EM वेव्स जो हैं वो डुअल बिहेवियर करती हैं, मतलब कि एक वेव नेचर भी शो करती हैं, एक पार्टिकल नेचर भी शो करती हैं, जिस कारण से उन्होंने इतनी सब एक्सप्लेनेशन देने के बाद पहले तो उन्होंने EM वेव्स का फॉर्मूला ले लिया कि E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। और ये तो था वेव नेचर वाला। अब पार्टिकल नेचर में उसका ये फॉर्मूला है E इज इक्वल टू mc², जो कि आपके किसने दिया था, आइंस्टाइन ने दिया था। अब इन दोनों फार्मूलों को उन्होंने करवा दिया एक साथ, तो ये क्या बन जाएगा E न्यू इज इक्वल टू mc², है ना, वही यहाँ पे दिखाया। अब हमको पता है कि न्यू की वैल्यू क्या होती है c/λ, तो h c/λ इज इक्वल टू mc² अपॉन में कुछ नहीं, अब यहाँ से c कैंसिल, h अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू mc। और मैं अगर यहाँ से क्या बोलते हैं खाली लैम्डा निकालना चाहूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं h को उधर क्या बोलते हैं मेरे को खाली लैम्डा निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लैम्डा को उधर भेजूँगा तो ये बन जाएगा लैम्डा mc। अब ये mc को मैं इधर भेज दूँगा तो h अपॉन में mc इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। ये हमारी बन जाएगी लास्ट इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में mc, ठीक है, ये बन गया। और अगर मैं यहाँ पे c को एक क्या बोलते हैं v लेके चलूँ, c को लेट कर दूँ कि c v के बराबर है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये इसके फॉर्मूले होते हैं। फिर लास्ट में जब हम इसको पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो है और काइनेटिक एनर्जी से जब हम रिलेट करते हैं तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है। ये इतनी ज़्यादा डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये फार्मूला याद कर सकते हो कि √2m के ही क्या है पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए याद रखना, ये कोई भी क्या बोलते हैं बड़ी बॉडी के बारे में बात नहीं करता है। ये कहता है कि कभी भी
अगर कहीं भी मोशन हो रहा है फिर कोई चीज़ हो रही है माइक्रोस्कोपिक बॉडी में, तो क्या होता है कि मोमेंटम और पोजीशन जो है वो सेम टाइम पे सेम एक्यूरेसी के साथ नहीं रह सकती है। कभी भी अगर हम मान लो कोई भी बॉडी है तो उसमें मोमेंटम जो होगा वो उसकी जो पोजीशन होगी उसमें कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं अनसर्टिनिटी आएगी, वो एक साथ नहीं चल सकती है, एक साथ हम उनको मेजर नहीं कर सकते हैं। मान लो अगर आपने मोमेंटम मेजर कर दिया सही तरह से, तो जो आपने पोजीशन मेजर की होगी ना माइक्रोस्कोपिक बॉडी में वो गलत होगी, क्योंकि उसकी पोजीशन कुछ और होगी जो आपने मेजर किया उससे बिल्कुल अलग। और मान लीजिए आपने पोजीशन मेजर कर ली, आप जो मोमेंटम मेजर किया होगा ना वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि उसका असली में मोमेंटम कुछ और होगा। ये बताता है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये बताता है कि जो हमारे में जो हम चीज़ निकालेंगे उसमें हर एक ना एक किसी चीज़ में ना एरर होगा, या तो मोमेंटम में एरर होगा या तो पोजीशन में एरर होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। वही चीज़ बताइए, इफ़ वी डू, क्या अगर हम करते हैं मोमेंटम और पोजीशन को निकालते हैं, देयर इज ऑलवेज सेम एरर इन देयर मेजरमेंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ एरर ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज किससे बड़ा होगा, h/में 4π। अब इससे करते हुए लास्ट में आपका ये फॉर्मूला निकल जाता है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम डिस्कवरीज पे। अब हम चैप्टर के एंडिंग पे आ रहे हैं। डिस्कवरी में हमने देखा कि भैया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। इन्होंने गैस ट्यूब्स जो थी, मतलब कि हाँ जो गैस ट्यूब्स हैं उनमें लो प्रेशर बनाया, जिसके बाद उन्होंने ये कैथोड रे ट्यूब्स इनको कहा गया। इसके बाद इधर एक्सपेरिमेंट किया गया एंड इसमें क्या बोलते हैं, इन्होंने एक चीज़ की कि इन्होंने आपका जो है ऑब्जेक्ट को प्लेस किया इनसाइड द ट्यूब और उसके बाद उसकी शैडो चलाई और स्ट्रेट लाइन के थ्रू ये इन्होंने कैथोड रेस जो है वो पास की, वो इधर से इधर चली गई कैथोड की तरफ रेस, और फ्लोरोसेंट शीट जो है वो यहाँ पे बढ़ने लगी। मतलब कि भाई जो हमने यहाँ पे चार्ज किया था वो जा रहा है पॉजिटिव की चार्ज, मतलब कि ये दर्शाता है कि जो ये चार्ज होगा ये वाला, ये एक नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और हमने फ्लोरोसेंट शीट ना दोनों जगह लगाई थी, इधर भी, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, मेनली जो ये आपकी ये वाला एक्सपेरिमेंट है ये कहाँ काम आता है, आपके टेलीविजन्स में काम आ जाता है, पिक्चर्स को दिखाने में काम आ जाता है। और इससे हमको मेनली अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद आप बीच वाला पैराग्राफ और अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी ई गोल्डस्टीन ने। इन्होंने भी वही सेम एक्सपेरिमेंट किया, बस उसके साइड्स जो है डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल अपोजिट कर दी। इस बार कैथोड की तरफ आके फ्लोरोसेंट शीट जो है वो चमकने लग गई। क्यों? क्योंकि हमने इधर जो पार्टिकल पास करवाए थे वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे और वो नेगेटिव की तरफ जाने लग गए, ठीक है। ये यहाँ पे था। अब इसके बाद आ जाते हैं न्यूट्रॉन पे। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की थी। इसने अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो बम्बार्ड किए थे बेरिलियम शीट में, और उसके बाद क्या बोलते हैं उधर एक कांस्टेंट क्या बोलते हैं पेटरिंग ऑफ रेस होने लगी, पेनिट्रिंग ऑफ रेस होने लगी एंड उसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होगी, ठीक है। यहाँ तक इन सब की डिस्कवरीज थी। आप इनको और अच्छी तरह से PDF में देख सकते हो, मैं PDF शेयर कर दूँगा साथ ही साथ। अब नील्स बोर का मॉडल आ जाता है। नील्स बोर का मॉडल ये कहता है कि जो एटम है वो स्पेरिकल शेप में होते हैं। पॉजिटिव चार्ज जो है वो इनसाइड द न्यूक्लियस होता है और नेगेटिव चार्ज जो है वो रिवॉल्व करता रहता है न्यूक्लियस के अराउंड। इन्होंने एक और चीज़ बोली जो कि आपकी रदरफोर्ड की गलती थी ना, उसको करेक्ट कैसे किया। उन्होंने कहा कि ऑर्बिट्स की फॉर्म में वो रिवॉल्व करता है और हर एक ऑर्बिट डिस्क्रीट एनर्जी शेल्स एनर्जी को लेके चलता है। इसकी एनर्जी अलग होगी, इसकी एनर्जी अलग होगी, इसकी एनर्जी अलग होगी। जब एटम घूमते घूमते थक जाएगा तो इस एनर्जी में आ जाएगा, एंड जब इधर से उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो इसमें आ जाएगा और वापस से एक्साइट होते होते बाहर चला जाएगा। ऐसी बात थी। और उसी सब को नापने के लिए इन्होंने ये फार्मूला दिया था, ठीक है। EV आपको क्या बोलते हैं, एक अलग सी फॉर्म आ जाती है, उसको नापने का तरीका ये होता है, मतलब कि एक अलग सा वर्ड है आपके लिए। तो उसके लिए 1 EV किसके बराबर होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ किए जाते हैं या फिर ऑब्जॉर्व किए जाते हैं कब, जब क्या बोलते हैं वो एक दूसरे से जंप करते हैं, एक शेल से दूसरे शेल में जाते हैं। एंड वहीं ये फार्मूला वही चीज़ दिखाता है। 1.36 ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। Z क्या होगा, Z आपका होगा एटॉमिक नंबर, ठीक है। और N जो है वो नंबर ऑफ शेल होगी, कौन सी शेल, ये N1 मतलब कि पहली शेल से दूसरी में जा रहे हैं। मान लो K से L में जा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन।
जैसे भी जंप करेंगे चाहे वो दूसरी वाली ऑब्जॉर्व कर जाए, तो हर एक को उसके अंदर वाली एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला ये है। डेल्टा मतलब कि डेल्टा ई मतलब कि चेंज इन एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर वो इधर से जाके इधर जा रहे हैं, तो मतलब इस वाली शेल से जाके इस वाली शेल में जा रहे हैं, तो इस वाली शेल में एनर्जी ऑब्जॉर्व होगी, तो इस वाली शेल में भी एनर्जी चेंज होगा। इस वाले से एनर्जी रिलीज हुई तो इसमें भी एनर्जी चेंज होगा, इसलिए हम दोनों को नापते हैं। ठीक है, इसलिए इधर फर्स्ट शेल और सेकेंड शेल दोनों की बात की गई है। फिर एंगुलर मोमेंटम जो है वो ये बन जाएगा इनका। ठीक है, हर एक चीज़ के फार्मूले। फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है उसके बारे में यहाँ पे बताया है, उसके कुछ फार्मूलेस हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, बस इसमें ना आपको ये चीज़ याद रखनी है, लाइमन सीरीज़ में क्या है कि n की वैल्यू 1 होती है। मतलब ये सीरीज़ ऐसी ही है 1 2 3 4, ये सीरियल वाइज है 1 2 3 4 5 6। बस आपको याद क्या रखना है कि 1 वाला देखो, ये 1 से लेकर कितने तक भी जा सकता है, इन्फिनाइट तक, है ना। ये 2 वाला 2 से नीचे नहीं जाएगा, 2 से आगे ही जाएगा। 3 वाला 3 से नीचे नहीं जाएगा। बस आपको ना इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो है ना, ये अपने नंबर से नीचे नहीं जाएगा। 1 वाला कहीं भी जा सकता है, 1 से नीचे 0 तो होता ही नहीं। 2 वाला 1 में नहीं जाएगा, 3 वाला 2 में नहीं जाएगा, उसके आगे ज़रूर जाएगा, समझे। ऐसे करके रेस होती हैं। और याद रखना कि बस ऊपर की रेस अलग होती हैं। लाइमन सीरीज़ में अल्ट्रावायलेट रेस होती हैं, बाल्मर सीरीज़ में विजिबल रेस होती हैं, बाकी सब में इंफ्रारेड होती हैं। ठीक है, लिमिटेशन है अभी भी नील्स बोर के मॉडल की क्या है कि भाई यह कैलकुलेशन जो है वो अच्छी तरह से नहीं हुई है। किसके रिलेटेड? हाइड्रोजन के रिलेटेड। कैन नॉट एक्सप्लेन मल्टीपल स्पेक्ट्रम को नहीं बता पाए। एटॉमिक स्पेक्ट्रम तो बता दिया, लेकिन मल्टीपल स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता पाए। स्पेक्ट्रम मतलब कि बैंड ऑफ 7 कलर में टूट जाना। एंड जी आपके उसको नहीं बता पाए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं बता पाए, आपके हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को नहीं बता पाए, है ना, कि ऐसा क्यों हो रहा है, अनसर्टेनिटी क्यों आ रही है माइक्रोस्कोपिक बॉडी में, ये नहीं बता पाए। फिर इसके बाद वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्या बोलते हैं, आपके बिहेवियर, डुअल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन को, वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि ये जीमन और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, जीमन और एक स्टार्क इफेक्ट होता है, उनको ही एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, हाँ जी। तो हम यहाँ पे ना इस वाले स्पेक्ट्रम को देखने के लिए यहाँ पे मैंने ये स्लाइड निकाली है, ये वाली। तो ये देखो, लाइमन सीरीज़ में हर एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। सॉरी, मैं उस टाइम क्या आया था, उधर से निकलेगा, ऐसा नहीं था। देखो, इस वाली सीरीज़ से इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ सकता है और कहीं भी इजेक्ट हो सकता है। ठीक है, देखो लाइमन सीरीज़ में 2 से भी आ रहा है, 3 से भी आ रहा है, 4 से भी आ रहा है, 5 से भी आ रहा है, हर एक जगह से आता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा नहीं बनाया। बाल्मर में क्या बोलते हैं, ऊपर 3 वाले से आएगा, 1 से नहीं जाएगा, 3 में 4 से आएगा। तो ऐसे करके जब भी आपको बताए ना, तो आपको एक ऐसे वाली फॉर्म में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को दिखाना है। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम देखते हैं। देखा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन के बारे में जो यहाँ पे दिखाया है, जो हम बताए थे कि आपके पास हर जगह से 7 शेल से हर जगह से 1 में जाएगा। लाइमन में, बाल्मर में आपके पास से 1 को छोड़ के हर जगह से आएगा। पैशियन में क्या है, आपके पास 4 से आएगा 3 को छोड़ के, एंड ब्रैकेट में क्या बोलते हैं, आपके पास 4 को छोड़ के बाकी सबसे आएगा। ठीक है, इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है, फिर उसके बाद वेव मैकेनिक्स है, ये तो हमने कर लिया है। ठीक है, अब क्वांटम नंबर का एक बार फिर से मैंने सोचा कि मेरे को रिकैप दे देना चाहिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है कि भैया इट रिप्रेजेंट ऑर्बिट्स। ठीक है, कितने ऑर्बिट है उनको बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर आपकी क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को बताता है। और ये क्या बताएगा कि उसमें कितनी स्पेस है, कितने हम उसमें डाल सकते हैं, ये बताएगा कि कितना उसका स्पिन है पॉजिटिव। बस स्पिन ना हमेशा 2 ही होगा, चाहे एक कमरा हो, हर एक बॉक्स में 2 ही स्पिन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब हम बिल्कुल ही लास्ट में आ चुके हैं, अब इसकी समरी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने एटम के बारे में बात की, फिर उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग मॉडल्स आए, और उन मॉडल्स ने हमको सबसे पहला जो था थॉमसन का मॉडल था, जो कि प्लम पुडिंग मॉडल था। फिर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया और थॉमसन का मॉडल फेल हो गया। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में दिक्कत क्या आ रही थी कि जब उन्होंने क्या बोलते हैं बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जब इलेक्ट्रॉन कोई भी चीज़ घूमती है तो वो क्या बोलते हैं कि एनर्जी रेडिएट करती है। जो वो एनर्जी है, क्या इलेक्ट्रॉन के घूमने से जब वो एनर्जी रेडिएट करेंगे तो वो सीधा आके न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, एंड न्यूक्लियस में गिरने से ये तो दुनिया स्टेबल हो ही नहीं पाएगी, तो इसलिए उनका मॉडल फेल हो गया। फिर उसके बाद नील बोर आते हैं। नील बोर ने बताया कि भैया वो ऐसा नहीं होगा, वो एक ऑर्बिटल्स की फॉर्म में घूमते रहेंगे। एंड अब उसी चीज़ को समझने के लिए हमने पढ़े थे क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स में सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, जो कि आपको बताता है कि आपके पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, KLMN। फिर उसमें सब शेल्स कितनी हैं, उस सब शेल्स की बात की थी हमने L के थ्रू,
कितने एल हैं, है ना, वो हमने देखा था कि SPDF। फिर SPDF में भी हमने अंदर पढ़ा कि S में 2 होते हैं, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं S में। P में 3 डब्बे होते हैं जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, है ना। कितने डब्बे होते हैं वो देखे थे ना हमने, कि मान लो जैसे ये था कि P में 3 डब्बे थे, 1 2 3, ये तो हमने भाई क्लासिफिकेशन में पढ़ा है। D वाले में 5 डब्बे थे, है ना, ऐसे, ठीक है। अब हर एक जो बॉक्स है, मतलब जो हर एक डब्बा था यहाँ पे, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, 1 2 1 2, इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। बस ये क्वांटम नंबर थे। क्वांटम नंबर्स क्या है कि क्वांटम नंबर्स का मेन काम क्या है कि वो आपके ना एड्रेस होते हैं इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। फिर शेप ऑफ द ऑर्बिटल देखी थी, हर एक की शेप जो है वो अलग अलग सी होती है, ठीक है। S की स्पेरिकल होती है, P की डंबल होती है, एंड D की जो है वो डबल डंबल होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि भैया हाफ फिल और फुल्ली फिल्ड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू जिनके फिलिंग जो है वो कम हुई होती है। फिर उसके बाद हमने वेव्स के बारे में देखा था। हमने ये देखा कि वेव्स में क्या बोलते हैं, वेव्स की कुछ टर्म्स देखी थी। जैसे कि हमने वेव्स में देखा था कि आपके एम्पलीट्यूड होता है कि कितनी, ये क्या बोलते हैं, वेव्स की हाइट, ये इस चीज़ की कितनी हाइट है, टाइम पीरियड होता है, कितना टाइम लगा है एक वेव को कंप्लीट होने में। फिर 1/t करके टाइम पीरियड का टाइम होता है, वो सॉरी 1 फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला होता है। फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C/λ। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा वेव लेंथ होती है कि एक वेव को मेजर करते हैं, चाहे वो दो क्रस्ट हों या फिर 2 ट्रफ्स हों। इसके बाद हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी देखी थी कि भैया प्लैंक क्या कहते हैं कि भाई जो आपके एनर्जी है वो पैकेट की फॉर्म में निकलती है, मतलब कि एनर्जी कॉन्टीन्यूस नहीं है। पहले हमको लगता था एनर्जी ना कॉन्टीन्यूसली जाती रहती, एक स्ट्रेट लाइन की तरह। मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें आपको लग ही नहीं रहा है कि भाई कुछ पैकेट की फॉर्म में है, मतलब कि पैकेट की फॉर्म में मतलब डिस्टेंस। लेकिन प्लैंक का क्या मानना था, प्लैंक का मानना ये था कि वो ऐसे जा रही है, ऐसे, ये अगर ये थोड़ा थोड़ा कट रहा नहीं, पूरा कट रहा है, मतलब कि ऐसे, ये ऐसे डिस्क्रीट पैकेट की फॉर्म में एनर्जी निकल रही है। मतलब मान लो अगर आपके पास यहाँ पे ना एक बल्ब है जो ग्लो कर रहा है, ठीक है, आपने एक बल्ब बनाया है वो ग्लो कर रहा है, तो बल्ब भी ना पैकेट की फॉर्म में एनर्जी छोड़ा तभी आपको दिख रहा है, कॉन्टिन्यू नहीं है। तो प्लैंक ने ऐसा कहा कि एनर्जी जो है ना, क्योंकि ये भी तो एक एनर्जी है ना, एनर्जी जो है वो आपकी पैकेट्स में रिलीज़ होती है, एंड हर एक पैकेट को उन्होंने क्या नाम दिया, ये जो पैकेट रिलीज़ हो रहा है इसको बोला उन्होंने क्वांटा। इस पैकेट को क्या बोला, क्वांटा। और जो इसमें रिलीज़ हो रहा है इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को बोला फोटोन, या फिर उस एनर्जी को बोला फोटोन की एनर्जी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे, जिसमें हमने देखा था कि भाई इलेक्ट्रिकल वेव्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड साथ होकर चलते हैं, परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के। फिर उसके बाद हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बताया था कि भैया अनसर्टेनिटी होती है, कभी भी अगर हमको मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ निकालना है तो हम नहीं निकाल सकते माइक्रोस्कोपिक बॉडी में। क्योंकि जब भी अगर हम मोमेंटम निकालेंगे तो आपकी पोजीशन गलत हो जाएगी, और पोजीशन सही अगर निकाल देंगे तो मोमेंटम गलत हो जाएगी। तो इसका उन्होंने एक फार्मूला दिया था, ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ कि जो फार्मूले हैं वो आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे और एक फार्मूला की अलग से स्प्रेडशीट बना दोगे, जिसके कारण आपको जब भी इस क्वेश्चन में इस चैप्टर में कुछ भी क्वेश्चन करो तो आपको दिक्कत नहीं आए। ये चैप्टर मेनली फार्मूला बेस्ड है, तो हम आशा करते हैं कि आप इसमें फार्मूले अच्छी तरह से समझेंगे। और दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।